नमस्कार, आप देख रहे हैं New22 टुडे। मुकेश सहनी को जिस तरह से अभी सामना करना पड़ रहा है, पहले उनके 3 विधायक जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद से उनको मंत्री पद भी छीन लिया। समाज इस नज़र से किस नज़रिए से देखते हैं? अभी वीआईपी के राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश मुखिया बिंद जी से बात करते हैं। आइए सर, स्वागत है मेरे चैनल New22। काफ़ी धन्यवाद सर। जिस तरह से वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी का पहले 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद उनको मंत्री पद भी छीन लिया गया, क्या आप इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वीआईपी पार्टी के 4 विधायक जीते थे और 11 में बाकी हार गए थे। 7 हार गए थे, जिसमें स्वयं मुकेश जी भी हार गए थे चुनाव। मुकेश जी अगर अपने नेतृत्व का सही तरीके से इस्तेमाल करते तो मेरा मानना है कि उनका 1 विधायक मर गए थे, 3 विधायक जो वर्तमान में थे वो उनको छोड़ करके नहीं जाते। इसको जाने में अगर कोई गुनाहगार है तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी हैं। उनकी गलती के कारण ही वो आदमी विधायक सभी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में विलय किया। उसके बाद अगर मुकेश सहनी के बाद अगर कोई गुनाहगार है तो स्वयं बीजेपी भी है, क्योंकि मुकेश जी उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव अपने पार्टी को लड़वाए, उससे बीजेपी को नगवार गुजरा कि यह क्यों वहाँ लड़वा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुखद कि मुकेश सहनी का कब्र खोदने में मलाह समाज का ही लीडर को बीजेपी ने खड़ा किया, अजय निषाद को, और मलाह का कब्र मलाह के ही नेता से खोदवा दिया। बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर गुनाहगार उस समय नहीं होती जब मुकेश जी वहाँ जाकर चुनाव लड़वाते और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाती। मुकेश सहनी वहाँ गए और उनके प्रत्याशी को बहुत कम वोट मिला, 50 से लेकर के 500 वोट, और 2-3 को 5000 वोट मिला था। एक बीजेपी से जो आए थे उनको 26,000 वोट मिला था, यानी बहुत नॉर्मल वोट उनको आया प्रत्याशी को। उससे बीजेपी को कुछ नहीं नुकसान हुआ। जब कुछ नुकसान नहीं हुआ तो इतना बड़ा एक्शन बीजेपी को मुकेश सहनी पर नहीं लेना चाहिए। इतना बड़ा बीजेपी अगर एक्शन लिया है तो बीजेपी गुनाहगार है। जब मुकेश सहनी जी पीसी किए तो उस समय वो कहे कि हम सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं और मलाह समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ परियोजना के नाम बताया, उन्होंने बोला कि हम 150 से ऊपर चिट्ठी लिखे हैं मुख्यमंत्री जी के, तो ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से हमको हटाया गया, इस पर प्रताड़ित किया जा रहा है। चिट्ठी लिख दिए मुख्यमंत्री जी को, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर हटाने जाना ये कहीं से बेबुनियाद वाला बात है। एक तरह से देखा जाए, जो ऑनलाइन सदस्यता मछुआ सोसाइटी में जो बनाने का जो अभियान का शुरुआत मुकेश जी किए, उससे गैर मछुआरा लोग, जो मछुआरा जो जाति नहीं है, उसको उसमें सदस्य बनकर और उसमें पद लेने का जो पावर मुकेश जी दिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो मुकेश जी स्वयं मलाह के साथ में सहनी निषाद समाज के साथ घात किए हैं। अच्छा, अभी वीआईपी पार्टी भी अभी बीजेपी के साथ है और मुकेश सहनी जी भी बीजेपी के साथ है, तो उस समय आपकी पार्टी क्या मुकेश निषाद पार्टी के लिए, निषाद समाज के लिए काम किया? क्या कोई आवाज़ उठाया आपकी? हम तो वीआईपी पार्टी जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, मुकेश जी जब सारे बीजेपी प्रत्याशी को टिकट दे रहे थे, उसी समय पार्टी छोड़ दिए चुनाव के समय ही। हम तो उसमें थे नहीं, हमने उसी समय विरोध किया। बिहार का पहला व्यक्ति मैं हूं कि मुकेश जी के नीति का मैंने विरोध किया। उनको बोला कि 11 टिकट मिला है, इसमें सबसे अधिक अपने निषाद समाज को टिकट दीजिए, उसके बाद अन्य जाति को अगर देना है तो पार्टी के वफादार लोगों को टिकट दीजिए। उन्होंने एक नहीं सुना और पैसा ले करके, जो स्वयं मैं नहीं, अभी आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। भविष्य में मुझे जीतन राम मांझी जी काफ़ी स्नेह प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, उनके पार्टी में जाने के लिए मैं एक कार्यक्रम किया हूँ। अभी मुझे कोई पद नहीं दिया गया है, उम्मीद है कि मुझे पद जीतन राम मांझी जी के पार्टी में मिलेगा। अगर मांझी जी के पार्टी में जाते हैं तो फिर निषाद समाज के लिए आप क्या कीजिएगा? मैं जाऊंगा वहाँ मांझी जी के पार्टी में, तो निषाद समाज का जो वहाँ पर हक अधिकार जो टिकट का मिलेगा, अगर उनको जितना टिकट मिलता है तो मैं बोलूँगा कि अति पिछड़ा में निषाद समाज है, मेरा वोट अगर आपको जाता है तो इतना मुझे टिकट का हिस्सेदारी हुआ उतना दीजिए। मैं मांझी जी से मांग करूँगा। अगर आप ऐसा डिमांड करते हैं तो ऐसा ही जिस तरह मुकेश सहनी जी बोलते हैं, दावे करते हैं कि हम निषाद समाज के लिए अगर मांग किए तो क्या गुनाह किए, तो वैसा आपके साथ भी तो कहीं नहीं घटना घट जाए। मुकेश जी निषाद समाज के लिए कहाँ मांग किए? वो आरक्षण का मांग कर रहे थे, गठबंधन में कहीं मांग ही नहीं किए। गठबंधन हो गया, 11 टिकट मिला, 11 टिकट बीजेपी के प्रत्याशी को दे दिए, तो वो मांग कहाँ किए? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हम मांग किए इसीलिए हमको हटाया गया।
लेटर लिखे इसीलिए हटाया गया। लेटर लिखने से कोई हटाता नहीं है। निषाद समाज काफ़ी चालाक है, बुद्धिजीवी है, लेटर लिखने से नहीं हटाता है। जो मुकेश जी का राजनीतिक पर खड़ा हुए थे, जिस बुनियाद पर खड़ा हुए थे, वो मुद्दा तो छोड़ दिए। राजनीति का अधिकार तो किसी से मांगते ही नहीं है। अभी बोचहा विधानसभा अभी सीट खाली है, चुनाव होने वाला है, उस पर पिछले बार भी निषाद पार्टी के मुकेश सहनी के पार्टी से जीते हुए थे। इस बार क्या लग रहा है, उनके पार्टी जीत पाएगी फिर दोबारा? देखिए, वहाँ पर मैं अभी सर्वे नहीं किया हूँ कि बोचहा में क्या होने वाला है, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो जो बोचहा का रिजल्ट आएगा वह एक मैसेज होगा पूरे बिहार के लिए और देश के लिए भी मैसेज हो सकता है। अभी उसका इंतजार कीजिए, उस पर मैं बयान नहीं दूंगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बाद में बताऊंगा, और क्यों हारा क्यों जीता। आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे मेरा रणनीति है कि जो बीजेपी मुकेश सहनी के साथ किया है, पूरे निषाद समाज के साथ किया है, इसका दर्द मुझे काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि मुकेश जी का हुआ है तबाही, उससे मुझे खुशी है, मुझे खुशी नहीं है, काफ़ी दुख है। और मैं ऐसा रणनीति हम लोग पूरे देश के निषाद समाज के लोग बना रहे हैं कि जो बीजेपी किया है, बीजेपी अपने पार्टी में गठबंधन करती है और बंधुआ मजदूर बना करके रखने का उसका जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली को जवाब देने के लिए मैं काफ़ी ठोस रणनीति बना रहा हूं। और आने वाले समय में वो रणनीति सफल होगा और बीजेपी को देश से एक बहुत बड़ा उसको टक्कर देने का एक सवाल जब आप मांझी जी का पार्टी ज्वाइन कीजिएगा तो मांझी जी अभी बीजेपी में अभी शामिल है, क्या लग रहा है आगे मांझी जी बीजेपी के दामन छोड़ देंगे? राजनीति में कब क्या होगा वो कहना मुश्किल है। और मांझी जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, वो हमेशा ऑप्शन बचा करके किसी को साथ छोड़ते हैं और किसी के साथ पकड़ते हैं। मांझी जी के ऐसे लीडर हैं जिनको आरजेडी भी बुला रही है और बीजेपी और नीतीश जी को हमेशा ज़रूरत है। इसीलिए राजनीति में कब क्या होगा कहना मुश्किल है। राजनीति करने आना चाहिए, अगर जिसको करने नहीं आना आएगा उसके लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन जिसको राजनीति करने आएगा उसके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। एक मामला वार्ड सचिव का, फिर जिस तरह पिछले दिन वार्ड सचिव का फैसला आया कोर्ट का, तो निराशाजनक हाथ लगा। इस तरह हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, फिर भी उन 4 साल काम करने के बाद भी उनको वेतनमान 1 रुपये भी नहीं मिला। इस तरह अगर आप आते हैं आगे, आपकी पार्टी आगे क्या कार्रवाई करेगी इसके लिए, वार्ड सचिव के लिए? अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो जितने देश के युवा बेरोजगार हैं उनको वोटर पेंशन योजना ही हम लाने की बात करते हैं। सभी लोगों को जो क्रीमी लेयर वाला जो सिस्टम है उसको ख़त्म करके अमीरी रेखा में लाने का बात करता हूँ। जो पूंजी अथाह संपत्ति पूंजीपतियों के पास जो जमा है उसको एक लिमिट करके और उसको ले करके सारे गरीबों में बांटने की बात करता हूँ। तो हमको तो वार्ड सचिव क्या, मैं बृहद पैमाने पर सबके लिए हम लोग सोचते हैं और सोचेंगे और करेंगे भी। आगे वार्ड सचिव का न्याय मिलेगा अगर आपकी सत्ता आती है तो? बिल्कुल न्याय मिलेगी, सारे युवाओं को न्याय मिलेगी, जो इतना बेरोजगार है सबको न्याय मिलेगी। इन लोगों को तो मिलना ही चाहिए क्योंकि ये लोग किसी संस्था में काम कर चुके हैं और वो बेरोजगार हो गए तो उनको मिलना ही चाहिए।